Good morning, my dear students. गायत्री स्कूल सांचो के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको एग्रीकल्चर बायोलॉजी कृषि जीव विज्ञान से संबंधित नए नए वीडियो उपलब्ध हो सके। टॉपिक अपना एग्रीकल्चर बायोलॉजी की जो बुक है उसका लेसन नंबर 5 पांचवा अध्याय डिस्कस करें, प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें अपने पहले कवक के बारे में अध्ययन कर चुके थे। पहला रोग कारक कवक, दूसरा रोग कारक लास्ट वीडियो में अपने जीवाणु की परिभाषा और जीवाणु के क्या गुण होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया। आज अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु कोशिका की संरचना कैसे होती है, कौन कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और ये किस प्रकार से कार्य संपादित करेंगे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा जीवाणु की संरचना। चित्र बोर्ड के ऊपर बनाया हुआ है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी नोटबुक में डायग्राम बना लें। एक प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती है। तो जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जीवाणु कोशिका की भी संरचना होती है। यहाँ पर लेबलिंग मैंने कर रखी है, जीवाणु कोशिका में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस प्रकार से लेबलिंग करके मैंने मार्किंग भी कर रखी है। तो सबसे पहले आती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो दर्द मोटी 4 ओर से जीवाणु कोशिका है, इन कोशिका भित्ति के माध्यम से घिरी रहती है। कोशिका भित्ति के नीचे आती है कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कोशिका झिल्ली चारों ओर से कोशिका भित्ति के माध्यम से घिरी हुई रहती है। और उनके बाद तीसरे नंबर में मैंने कहा कोशिका द्रव्य, ये अपना प्रोकैरियोटिक या जीवाणु कोशिका का कोशिका द्रव्य है, जिसमें ये समस्त प्रकार के कोशिका, ये न्यूक्लियोइड है, डीएनए, आरएनए, प्लाज्मिड, ग्रेन्युल सूचकारिका है, राइबोसोम, मेसोसोम इत्यादि प्रकार के जो जो कोशिका इसमें होते हैं वो इस जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में मौजूद रहते हैं। ठीक बात है। तीसरी कोशिका द्रव्य, चौथा न्यूक्लियोइड। और कल भी मैंने आपको बताया था कि जीवाणु में आभासी प्रकार का केंद्र पाया जाता है। जिस प्रकार से एक यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक सुविकसित प्रकार का केंद्र पाया जाता है, ऐसा केंद्र इन जीवाणु कोशिका में देखने को नहीं मिलता। इसे आभासी केंद्र कहते हैं और इस आभासी केंद्र को मैंने नाम दिया है न्यूक्लियोइड। और यही न्यूक्लियोइड जो है ये इस जीवाणु कोशिका में एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य संपादित करता है। ठीक बात है। दूसरा इसका निम्नलिखित में है आरएनए पाया जाता है। 5 नंबर यहाँ पर मैंने लिखा मेसोसोम, ठीक है, कोशिका झिल्ली अंदर की तरफ अंतर्वलित होकर के इस प्रकार से गोलाकार संरचना निर्माण करती है, जिसे मेसोसोम कहते हैं। और जीवाणु कोशिका में इस मेसोसोम का कार्य जिस प्रकार से आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन के स्थल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन और एटीपी संश्लेषण का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार से आपके इस जीवाणु कोशिका में ये मेसोसोम श्वसन क्रिया के स्थल होते हैं और ऊर्जा का प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन का कार्य भी ये आपको मेसोसोम संपादित करता है। इसके अलावा इसमें काम आने वाले विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी संग्रहित रहते हैं, ताकि विभिन्न प्रकार की एंजाइमेटिक क्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने का
काम यहाँ पर संपादित हो जाता है। चेन नंबर नाम दिया है राइबोसोम। राइबोसोम का गुण में आपको बता दिया था लास्ट वीडियोस में कि इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो 50S प्लस 30S इन दोनों इकाइयों से सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, जिसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो राइबोसोम 70S प्रकार का जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, जो जीवाणु कोशिका में प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य संपादित करता है। ठीक है, और ये जो आपके प्रोटीन और आरएनए से मिलकर के बना होता है कौन? राइबोसोम। प्रोटीन प्लस आरएनए। प्रोटीन आपको बताया था 60% और पीछे शेष बचा आरएनए 40%। दोनों कॉम्बिनेशन से राइबोसोम का निर्माण हो जाता है। 7 नंबर की ऐसे प्रकार की ग्रेन्यूल्स या कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपकी फॉस्फोलिपिड, पॉलीसेकेराइड्स और लिपिड्स की कुछ कणिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। 8 नंबर डिस्कस करेंगे कशाभिका। ये सबसे बाहर कशाभिका होती है। इस कशाभिका का कार्य लोकोमोशन, गमन करना। जीवाणु कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना है, गमन करना, लोकेटेड होना है, तो कशाभिका है कार्य संपादित करेगी। ठीक है, कशाभिका में पाया जाता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड के बारे में कल अपन डिस्कशन कर चुके थे कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, यानी ये जीवाणु कोशिका जो है अपना गुणसूत्रीय डीएनए, ये जो न्यूक्लियोइड है ये गुणसूत्रीय डीएनए है, जीवाणु गुणसूत्र डीएनए है। इसके अतिरिक्त और गोलाकार वर्तुल संरचना इसके कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के विरुद्ध लड़ने का कार्य संपादित करती है। ये पूरी ब्रीफली मैंने आपको बता दिया जीवाणु कोशिका की संरचना में कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। अब अपन कोशिका भित्ति से 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे कि कोशिका भित्ति इसकी कैसी होती है, किससे मिलकर के बनी होती है, क्या कोशिका झिल्ली होती है के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, वो बात करेंगे सेल वॉल। तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है या फिर म्यूरिन की बनी होती है। ये कल भी मैंने आपको बता दिया था। अब ये सबसे बाहर इस प्रकार की दृढ़ संरचना है जो जीवाणु की कोशिका को आकृति प्रदान करने का कार्य करती है, और इसके अलावा कोई बाहरी आघात पहुंचता है जीवाणु कोशिका को। कुल मिलाकर के जीवाणु कोशिका को आकृति प्रदान करना और इसके अलावा इसकी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। कोशिका भित्ति के बाद घटक आता है, वो आता है कोशिका झिल्ली या इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है वो चारों ओर से कोशिका भित्ति से घिरी रहती है। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, एक डार्क कलर से मैंने जो डिनोटेट किया 1 नंबर कोशिका भित्ति, और उसके बाद नीचे दूसरा नंबर मैंने लिखा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली अंदर की ओर है और बाहर की ओर कोशिका भित्ति के माध्यम से घिरी हुई है। और यहाँ पर लिखा मैंने बोर्ड के ऊपर 2 नंबर कोशिका झिल्ली करके आगे लिखा फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है और इनसे मिलकर के इनकी कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। इसका मुख्य कार्य क्या है कि आहार पदार्थों को कोशिका के अंदर लेना, एक्सोसाइटोसिस, और व्यर्थ पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालना, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि कोई खाद्य पदार्थ है तो इनको चारों ओर से घेर करके शरीर के अंदर लेना, और जैसे ही खाद्य पदार्थ का डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो पाचित होने के बाद जो अपशिष्ट या व्यर्थ पदार्थ शेष बचते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो क्या कार्य करती है? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस के कार्य को संपादित करने का कार्य कोशिका झिल्ली का रहता है।
3 नंबर अपन डिस्कस कर रहे हैं कोशिका द्रव्य। अब जीवाणु कोशिका है वो सबसे पहले तो बाहर कोशिका भित्ति से गिरी है, उसके बाद आती है कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली के बाद है इसका कोशिका द्रव्य। ये इस प्रकार का एक तरल द्रव्य पदार्थ है जिसके अंदर सभी के सभी इस जीवाणु कोशिका के कोशिकांग है वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इसमें इनके कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये तरल माध्यम पर, यानी कि एक तरल द्रव्य माध्यम है, और जीवाणु कोशिका में एक तो गुणसूत्रीय जीनोम जो आपको न्यूक्लियोइड बताया ये इसमें होता है, और इसके प्रतिनिधित्व एक वर्ताकार लंबे डीएनए अणु द्वारा किया जाता है जिसे न्यूक्लियोइड या जीनोफर कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके कोशिका द्रव्य में जीवाणु कोशिका में मीजोसोम जो 5 नंबर करके मैंने लिखा है, इसके अलावा 6 नंबर करके लिखा राइबोसोम, इसके अलावा पुट्टिका है या कणिका है या पुट्टिका एक ही बात है, 7 नंबर करके लिखा है, इत्यादि प्रकार के कोशिकांग है वो इसमें फैले हुए रहते हैं। दूसरी बात आपको और बता देते हैं कि इसके चारों ओर जो श्लेष्मीय आवरण की एक मोटी परत पाई जाती है जिसे कहते हैं कैप्सूल या संपुटिका। तो ये जो मोटी परत आपको दिखाई दे रही है कोशिका भित्ति वाली, इसके बाहर एक और लेयर होती है जिसको कहते हैं कैप्सूल या संपुटिका। तो वो इनकी द्वारा घिरी रहती है और वहीं से निकलती है बारीक बाल सदृश से प्रोटीन से बनी संरचना जिसको पाइलाई कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखो धागे सदृश संरचना निकाल करके पाइलाई लिखा है, वो ये इसकी पाइलाई कहलाती है। और इसमें जो जनन की क्रिया है इसमें कॉन्जुगेशन विधि के माध्यम से जनन की क्रिया संपन्न होती है, सयुग्मन होता है। क्या होता है? सयुग्मन। सयुग्मन का मतलब क्या है मैं आपको बोर्ड पे समझा देता हूँ कि एक जीवाणु कोशिका, ठीक है, और दूसरी ये जीवाणु कोशिका। अब ये जीवाणु दोनों कोशिका ये F+ प्रभेद है और दूसरा F- प्रभेद है, ठीक है। ये दोनों प्रभेद आएंगे पास में, जैसे ही पास में आएंगे तो इन दोनों कोशिकाओं के बीच में बनेगी नलिका। क्या बनती है? नलिका। इस नलिका को कहते हैं सयुग्मन। सयुग्मन नलिका क्या कहते हैं? सयुग्मन नलिका। और इस सयुग्मन नलिका के माध्यम से F प्रभेद का जो डीएनए है वो रोलिंग सर्कल करते हुए पहुंच जाता है इसमें F-। तो इस प्रकार से इनका जो डीएनए है F+ प्रभेद का ये रोलिंग सर्कल करते हुए स्थानांतरित हो जाएगा आपके F- और धीरे धीरे जैसे ही आगे जाएगी तो ये एक कोशिका अलग होगी और दूसरी ये होगी। तो इस प्रकार से दोनों जीवाणु कोशिका का सयुग्मन होता है, मतलब साथ में आकर के मिलती है, और जैसे ही मिलती है तो एक सयुग्मन नलिका का क्या होता है? निर्माण। और उस सयुग्मन नलिका के माध्यम से जो F प्रभेद वाला जीवाणु है उस F प्रभेद के जीवाणु से इसका न्यूक्लिक अम्ल रोलिंग सर्कल करते हुए F- प्रभेद में क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। तो इस विधि को सयुग्मन कहते हैं, जिसके माध्यम से फिर एक ये पैटर्न संततियां, और इन पैटर्न संततियों से एक नई प्रकार की संतति का निर्माण होता है। और वो पहले जो जीवाणु कोशिका थी, जो पैटर्न जीवाणु कोशिका थी, उसी के समान स्वतंत्र रूप से अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता है या स्वतंत्र रूप से अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से सयुग्मन विधि के माध्यम से ये जीवाणु अपनी नई संततियों को निर्मित करने का कार्य भी संपादन कर लेता है। ये बीच में सयुग्मन शब्द आया तो मैंने आपको बता दिया। आगे तो कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी कोशिकांग पाए जाते हैं मैंने आपको बता दिया। चौथा कंटेंट है वो है इसका कॉम्बिनेशन है न्यूक्लिक अम्ल। अब जीवाणु में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और उस डीएनए में भी विशेष करके मैंने कोष्टक में लिखा dsDNA, एक होता है ssDNA। SS का मतलब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, DS का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो एक हो गया सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, दूसरा होता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जीवाणु की कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में dsDNA पाया जाता है। dsDNA मीन्स डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया, जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं उस यूकैरियोटिक कोशिका में आपका डीएनए
जो होता है उस डीएनए में स्ट्रॉन्ग और नॉन स्ट्रॉन्ग प्रोटीन दोनों क्या होती है, मौजूद होती है। लेकिन इस जीवाणु की कोशिका का डबल स्ट्रैंड डीएनए के अंदर स्ट्रॉन्ग प्रोटीन नहीं पाई जाती है। और दूसरा कि इसके न्यूक्लिक अम्ल में और इसमें मैंने लिखा है डीएनए व आरएनए, तो दूसरा आरएनए पाया जाता है। और ये आरएनए जीवाणु कोशिका के रूप में क्या कार्य करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये पहले ही मैंने आपको बता दिया था जब राइबोसोम की अपन बात कर रहे थे। राइबोसोम बना किससे होता है, प्रोटीन और आरएनए से, और आरएनए से प्रोटीन बना हुआ। तो ये आरएनए आगे जाकर के जीवाणु की कोशिका में प्रोटीन को संश्लेषित करने का कार्य संपादित करता है। तो ये दोनों ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए जीवाणु की कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। फिफ्थ, मीजोसोम, या इसको मैं हिंदी में कहना चाहूँ तो इसको कहते हैं मध्यकाय। ठीक है, क्या है मध्यकाय? मध्यकाय मैंने पहले भी बता दिया था आपको कि जीवाणु की कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है। जीवाणु की कोशिका झिल्ली अंदर की ओर अंतर्वलित हो जाती है और इस प्रकार की वायु कोश जैसी गोलाकार संरचना बना लेती है, जिसे मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम का पाया जाना जीवाणु कोशिका का एक इम्पोर्टेंट लक्षण माना जाता है। क्यों? क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो श्वसन की क्रिया और एटीपी के संश्लेषण का कार्य वहाँ पर संपादित कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन प्रोकैरियोटिक या इस बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। उस संदर्भ में ये मीजोसोम श्वसन क्रिया के स्थल एवं ऊर्जा के उत्पादन का कार्य संपादित करता है। तो इस प्रकार से जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य करता है कौन, मीजोसोम, और ये श्वसन एवं ऊर्जा के उत्पादन का कार्य करता है। और इसी के साथ साथ ये डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए पुनरावृत्ति का कार्य भी करवा लेता है। और इसी के साथ जब जीवाणु कोशिका में S3 विभाजन होता है, ठीक है, तो S3 विभाजन के समय इसमें पट का निर्माण होता है। तो उस पट को निर्मित करने में भी मीजोसोम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये बात कर ली अपन ने मीजोसोम की। सिक्स्थ है राइबोसोम। इसमें 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, जो 50S और 30S उपिकाइयों से मिलकर के बना होता है। और इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ओके, सातवीं है कणिकाएं, या इसको कहते हैं ग्रेन्यूल्स। अब जीवाणु के कोशिका द्रव्य के अंदर पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन और लिपिड, इनसे मिलकर के कुछ कणिकाएं बनती है। और ये कणिकाएं खाद्य पदार्थों को अपने पास क्या रखती हैं, संरक्षित करती है, जिसके कारण उसे ऊर्जा उत्पादन में सहायता प्राप्त होती है। यानी कि अपन भी भोजन ग्रहण करके ऊर्जा को संचित करते हैं, उसी प्रकार से फॉस्फोलिपिड, पॉलीसैकेराइड और लिपिड्स के कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खाद्य पदार्थ को अपने पास संरक्षित करके रख लेता है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा का संचय होता है और ऊर्जा प्रोडक्शन, ऊर्जा उत्पादन के समय उस खाद्य पदार्थों को यूज में लिया जाता है। अगला है कशाभिका, मैं अलग से डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ प्लाज्मिड के बारे में, क्योंकि कशाभिका के अलग अलग प्रकार है, तो इसको अपन डिटेल से अलग से बताऊंगा एक वर्गीकरण के माध्यम से। पहले बात कर लेते हैं अपन प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। जीवाणु कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए, जो जीवाणु के अंदर न्यूक्लियोइड या डीएनए पाया जा रहा है ना, जो इस प्रकार धागे संरचना जो पड़ी है, इसके अतिरिक्त एक वर्तुल गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड प्रतिरक्षियों के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये है प्लाज्मिड, ये जो बड़ा ये क्या है, प्लाज्मिड, और ये है इसका न्यूक्लियोइड या जीवाणुवीय डीएनए। इस जीवाणुवीय डीएनए
प्लाज्मिड कहते हैं। और प्लाज्मिड की इंपॉर्टेंस क्या है? तो जब हमें क्या करनी होती है, अपन आपने देखा होगा इसमें जीन का ट्रांसफर, किसी मान लो कोई पादप प्रजाति है, उस पादप प्रजाति में आप जीनों का ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। तो जीनों का ट्रांसफर करवाना हो तो उस संदर्भ में इस प्लाज्मिड का उपयोग लिया जाए। क्यों? जीनों को लेकर के प्लाज्मिड में ये प्लाज्मिड है एक वेक्टर वाहक के रूप में क्या करता है, काम करता है। और उस वाहक या वेक्टर के माध्यम से एक जीव के जीनोम को या जीन को दूसरे जीव में स्थानांतरित करने के लिए एक वेक्टर या वाहक के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। कैसे करता है कि मान लो ये कोई ए स्पीशीज है, दूसरी क्या है, बी। ए का ये जीन है वो उपयोगी जीन है और बी से अपने क्या लिया, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड में इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी साइट पाई जाती है, इक्वाई फर्स्ट यानी कि एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो इनको यहाँ से हमने क्या किया, प्लाज्मिड में इतना टुकड़ा क्या कट कर लिया और इस जीन को इनके साथ यानी कि ये प्लाज्मिड था और इस प्लाज्मिड के साथ ये जीन का ये टुकड़ा क्या कर दिया, जोड़ दिया। और आरडीटी आपको बायोटेक्नोलॉजी में मैंने पढ़ाया है, आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इनको आनुवंशिक अभियांत्रिकी के माध्यम से आरडीटी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको दूसरी वस्त कोशिका में क्या कर लेते हैं, स्थानांतरित कर लेते हैं। तो ये जो उपयोगी जीन है, ये उपयोगी जीन उस वस्त कोशिका या परपोषित पादप या जीव कोशिका में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसा कार्य है वो इस प्लाज्मिड के माध्यम से अपन संभव हो सकता है। तो ये कार्य हम यहाँ से कर सकते हैं। अब कशाभिका है, ये दो कार्य है। कशाभिका की मैं आपको बता देता हूँ कार्य क्या करता है। कशाभिका है को इंग्लिश में कहते हैं फ्लैजिला और एक प्रोटीन है जिसका नाम है फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन प्रोटीन, इस फ्लैजिलिन प्रोटीन से इस फ्लैजिला या कशाभिका का निर्माण होता है या उससे संश्लेषित होती है। इसका मुख्य कार्य गति करना, लोकोमोशन, यानी कि जीवाणु कोशिका को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए गति करनी है तो इस कशाभिका के माध्यम से वो कर सकता है। तो लोकोमोशन या गति का कार्य है वो जीवाणु कोशिका के पास होता है। तो कशाभिका अलग प्रकार की है कि जीवाणु में कशाभिकाओं की संख्या के आधार पर, जीवाणु में कशाभिकाओं की संख्या के आधार पर कशाभिकाओं को अलग अलग प्रकारों में क्या किया गया, विभक्त किया गया। पहला है एकल कशाभिका, मतलब जीवाणु के ऊपर केवल एक ही कशाभिका पाई, जैसे कि ये जीवाणु कोशिका है और इस जीवाणु के ऊपर केवल एक कशाभिका पाई जाती है। तो और वो भी एकल सिरे पर, एक सिरे पर जीवाणु कोशिका के एक सिरे पर एक अकेली या एकल कशाभिका पाई जाती है, तो उसको कहते हैं एकल कशाभिका। इस प्रकार की कशाभिकाएं विब्रियो कोलेराइड और ज़ैंथोमोनास जैसे जीवाणुओं में देखने को मिलती है। तो ये होगा एक सिरे पर एक प्रकार की कशाभिका, एकल कशाभिका। उभय कशाभिका या इसको कहते हैं द्विकशाभिका, मतलब कि ये जीवाणु कोशिका है, ठीक है। इस जीवाणु के इस सिरे पर भी कशाभिका पाई जा रही है और इस सिरे पर भी कशाभिका पाई जा रही है, तो इसको कहते हैं उभय कशाभिका या द्विकशाभिक प्रकार की कशाभिका जीवाणु। स्यूडोमोनास नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाला नाइट्रोमोनास जीवाणुओं में उभय कशाभिका देखने को मिलती है। ये जीवाणु कोशिका इस सिरे पर भी इस सिरे पर, दोनों सिरों पर कशाभिका पाई जाती है, तो इसको कहते हैं उभय कशाभिका। तीसरा प्रकार है एकल गुच्छ कशाभिका, मतलब ये एकल कशाभिका, यानी कि जीवाणु कोशिका में या जीवाणु में एक ही सिरे पर बहुत सारी कशाभिकाएं निकलती है, बहुत सारी कशाभिकाएं निकलती है एक सिरे पर, दोनों तरफ नहीं, एक ही सिरे पर बहुत सारी कशाभिकाएं निकलती हैं, इसको कहते हैं एकल गुच्छ कशाभिका।
पाई जाती है। तीसरी है, नेक्स्ट है परिसोम। परिसोम का मतलब क्या हुआ कि जीवाणु कोशिका के चारों ओर कशाभिका ही कशाभिकाएं पाई जाती है, तो इसको कहते हैं परिसोम। और इस प्रकार के कशाभिकाओं वाले जीवाणु स्टेरिया इकोलाई जिसको अपन सिंपल भाषा में कहते हैं, मानव को छोटी आंत में पाया जाता है ये जीवाणु। तो स्टेरिया में इस प्रकार की परिसोम प्रकार की कशाभिकाएं पाई जाती है और इर्विलिया जैसे जीवाणुओं में देखने को मिलती है। लास्ट में फाइनल अकशाभिक का मतलब होता है कशाभिकाओं की अनुपस्थिति। इस प्रकार के जीवाणुओं में कोई किसी प्रकार की कशाभिकाएं नहीं पाई जाती है, उसे अकशाभिक जीवाणु कहते हैं। माइक्रोकोकस जीवाणु की बहुत सारी जातियां हैं, उन जातियों में अकशाभिक प्रकार के जीवाणु देखे गए हैं। तो इस प्रकार से एकल कशाभिक एक सिरे पर, द्विकशाभिक दो सिरों पर, एकल गुच्छ कशाभिक यानी कि एक ही सिरे पर गुच्छे में बहुत सारी, द्विगुच्छ कशाभिक दोनों सिरों पर गुच्छे में बहुत सारी कशाभिकाएं, परिसोम मतलब कि जीवाणुओं के चारों ओर कशाभिकाएं पाए जाना, और अकशाभिक का मतलब है जीवाणु में कोई किसी प्रकार की कशाभिकाओं का नहीं पाया जाना, अनुपस्थित होना। ये थे लास्ट एंड फाइनल कशाभिका। और इतना ऑल ओवर अपन ने अभी तक जो डिस्क्रिप्शन पढ़ा था ये था जीवाणु की संरचना इस प्रकार की होती है। अगले टॉपिक में अपन अगले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे जीवाणु के प्रकार। एक ग्राम पॉजिटिव होता है, दूसरा ग्राम नेगेटिव होता है के बारे में आपको डिटेल से वहाँ पर बताएंगे। उसको किस प्रकार से अपन कौन से अभिरंजन से अभिरंजित करते हैं जैसे मेथड को आपको बताएंगे। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।